ये मेरा वेलकम फ्रॉम कृष्णा सर, और आप जो भी मुझे मानते हैं कृष्णा सिंह मैं बोल रहा हूँ। अब हम पार्ट 3 देखेंगे। कार्बन इट्स कंपाउंड्स क्लास 10 का है। इसमें हम केटेनेशन का प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी का प्रॉपर्टी और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। हो सकता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये प्रॉपर्टी की वजह से ही, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से ही कार्बन के पास क्या होता है, नेचर वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल नेचर मतलब इसके पास जो एक कंपाउंड्स बनाता है वो बहुत कंपाउंड्स बनाता है, एक दो नहीं हजारों हजारों लाखों लाखों कंपाउंड्स बनाता है। इसी दोनों प्रॉपर्टी की वजह से इसको बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के पास एक बहुत ही अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी होता है। ठीक, अब बहुत अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे तो अलग अलग प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा। और ये पढ़ना है केटेनेशंस आखिर होता क्या है, इसको समझेंगे हम। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केटेनेशन और टेट्रावैलेंसी का डेफिनेशन साथ में आता है। तो केटेनेशन का मैं डेफिनेशन एक दो लाइन में आपको लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है, इट इज़ ए यूनिक एबिलिटी। क्या लिख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल, इट इज़ यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन to form bond, यहाँ लिख दीजिए bond with other atoms। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, और टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम एंड मेक लॉन्ग चेन एंड मेक नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्या लिख सकते हैं, एंड मेक नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, और चेन भी बनाता है। क्या बनाता है, चेन भी बनाता है। ठीक, तो इट इज़ यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स एंड मेक अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और चेन कंपाउंड्स और कैसे हो सकते हैं, कंपाउंड्स किस तरह के हो सकते हैं, चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं। यहाँ तक भी डेफिनेशन क्या होगा आपका, कंपाउंड्स कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं केटेनेशन। और इस केटेनेशन के वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, 1 2 नहीं, थाउजेंड्स मिलियंस कंपाउंड्स बना लेता है कार्बन। ठीक है ना, ये हुआ केटेनेशन। एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब लिखेंगे, और यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब हम अभी पढ़े थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स। इसमें हम कुछ नया चीज़ जानेंगे। कार्बन तो सिंगल डबल ट्रिपल तो बनाता है, तो 3 नेचर तो इसी तरह हम देख लिए, इसका 3 तरह का बॉन्ड बना लेता है। और हो सकता है कि एक चेन बनाए। कैसे कंपाउंड बनाए, कोई चेन कंपाउंड बना सकता है। ठीक, या ब्रांच बना सकता है। क्या बना सकता है, ब्रांच। हमें सब देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ये सब हम देखेंगे, सेपरेटली देखेंगे। और तीसरा क्या हो सकता है, रिंग। क्या, रिंग। इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे मैं रिंग की बात, चेन की बता देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल की समझिए। चेन का मतलब ऐसे 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 चेन दिख रहा है आपको। ब्रांच का मतलब देखिए, ये कार्बन होगा यहाँ से कार्बन लिख दिए, यहाँ कार्बन लिख दिए, दिख रहा है ना। ब्रांच हो गया कि नहीं, ये ब्रांच हो गया, ये सब ब्रांच हो गया। या हो सकता है रिंग में ऐसे बना सकते हो आप, यहाँ कार्बन यहाँ और यहाँ। इस तरह के कार्बन्स क्या बन सकते हैं, आपको मिल जाएगा ब्रांच रिंग में। ठीक, तो रिंग हो गया, ये चेन हो गया, ब्रांच। इस तरह के एक केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ये सब बना लेता है। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है टेट्रावैलेंसी, दैट इज कॉल्ड 4 वैलेंसी। ओके, तो कार्बन को जब आप देखेंगे तो कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4। इसी 4 इलेक्ट्रॉन को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसी 4 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। इसका मतलब 4 को क्या बोल सकते हैं, टेट्रा। इसके पास कितना वैलेंसी है, टेट्रा। और टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से मान लीजिए कि ये कार्बन यहाँ पे था, तो ये इस इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए X अटैच्ड हो गया, इस इलेक्ट्रॉन से Y अटैच्ड हो गया, इस इलेक्ट्रॉन से Z, और इस इलेक्ट्रॉन से M अटैच्ड हो गया। अब ये देखिए, ये सब डिफरेंट हैं। Z भी डिफरेंट एटम, Y भी डिफरेंट एटम, X भी डिफरेंट, M भी डिफरेंट। तो डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हो सकते हैं इससे एक साथ। कितने, 4 डिफरेंट एटम अटैच हो सकता है। और इसके वजह से डिफरेंट टाइप्स के क्या बन सकते हैं, इसके कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमको ये पढ़ना है। और एक और चीज़ होती है, ये अटैचमेंट पॉसिबल होता है अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलते हैं, सॉरी सेंट्रल एटम्स क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम का साइज मैं बहुत बड़ा कर दूं, मान लीजिए मैं इतना बड़ा सेंट्रल एटम बना दिया, तो जो रिएक्शंस होगा वो अच्छे से अटैचमेंट नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ कोई आएगा अटैच अच्छे से नहीं हुआ,
यहाँ आया अटैच्ड अच्छे से नहीं हुआ, यहाँ आया अटैच्ड अच्छे से नहीं हुआ, यहाँ आया अटैच्ड अच्छे से नहीं हुआ। बट मैं ऐसे बना देता हूँ, छोटा सा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है तो कोई भी आएगा यहाँ पे तो अटैच करने अच्छे से अटैच हो गया, ये भी 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 बहुत सारा अटैच हो गया ना। और ये जो भी अटैच हुआ था इसका इलेक्ट्रॉन कुछ होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, और इस यहाँ पे होगा न्यूक्लियस। तो जब भी ये छोटा रहेगा तो तुरंत इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन्स और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन्स और इसका न्यूक्लियस, इस दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा अच्छे से, और अच्छे से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो कंपाउंड्स क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। बट यहाँ पे न्यूक्लियस से और इसके इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस देखिए कितना दूर है, ये इसका इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस जो भी एटम आया होगा, इसका न्यूक्लियस बहुत दूर है, तो ये बहुत दूर है मतलब इसके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, कम, तो जो भी कंपाउंड्स बनेंगे अनस्टेबल बनेंगे। बट इस केस में क्या होगा, स्टेबल बनेगा। जबकि सेंट्रल एटम क्या हो, छोटा हो, स्मॉल हो, तो क्या बनता है, स्टेबल कंपाउंड्स बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, सेंट्रल कार्बन क्या छोटा, ये कार्बन का साइज क्या होता है, वेरी स्मॉल, क्या बोलते हैं इसको, वेरी स्मॉल, कार्बन का साइज वेरी स्मॉल, जिसके वजह से सेंट्रल एटम क्या हो गया, छोटा हो गया। तो न्यूक्लियस के बीच और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त, इसलिए कंपाउंड्स क्या होता है, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, इस पर फोकस करना है। ये दो प्रॉपर्टी थे तो आप समझ जाएंगे। ये लॉन्गर है तो वीकर, लॉन्गर बॉन्ड है ना, बॉन्ड क्या है, लॉन्गर बॉन्ड जब भी होता है तो फोर्स क्या होता है, वीकर। कैसा फोर्स लगता है, वीक अट्रैक्टिव, वीक अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। और जब बॉन्ड शॉर्टर होता है, बॉन्ड बहुत शॉर्टर होता है, देखिए शॉर्टर, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक। ये समझना है बात। ओके, ये समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक। कार्बन एंड, अब इसी स्मॉल प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, वेरी रिएक्टिव भी होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लेता है, स्मॉल वेरी स्मॉल साइज है तो क्या हो जाएगा, वेरी रिएक्टिव, क्या होगा, वेरी रिएक्टिव, ठीक, क्या हो जाएगा, वेरी रिएक्टिव। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये तो ऐसा चीज़ है कि अब 12th क्लास तक जाएंगे फिर भी कभी कभी आप ट्राई करके देखिए, अपने सीनियर से पूछिए, ये शायद ही कोई बता पाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, वहाँ भी कन्फ्यूजन होता है। बट मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल आप क्लियर कर लें। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानने का ये एक तरीका होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे हम लोग एनिमल्स, प्लांट्स, क्या हुआ, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एनिमल्स लिख सकते हैं आप, प्लांट, हम लोग भी एनिमल ही हैं बट क्या लिख सकते हैं, ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, अभी ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। बींग्स, एनिमल बींग्स नहीं बोलते ना, एनिमल बींग्स नहीं बोलते, ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। क्यों, एनिमल्स अपनी ज़िंदगी काटते हैं बल्कि एक तरह से जी नहीं पाते ना, बट ह्यूमन बींग्स, बींग्स का मतलब जो चल रहा हो अभी, ह्यूमन बींग्स अपना लाइफ जीता है अपने अकॉर्डिंग, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन बींग्स। बट एनिमल बींग्स नहीं करते हैं ना, हमारे साथ ये चीज़ एक प्लस में लगता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होगा वहाँ से जो भी चीज़ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। इसीलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड लो, ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं जो केवल क्या मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं हमको, ठीक। बट आजकल कुछ ऐसे भी होते हैं जो फर्टिलाइजर से प्रोड्यूस होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक का परसेंटेज कम हो जाता है, ठीक है। पहले माना जाता था कि जो भी ऑर्गेनिक होंगे दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होंगे, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे सब कहाँ से मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। बट हुआ बहुत गजब का चीज़ कि 18 आई थिंक कितने था, 1828 में वोलर नाम का एक साइंटिस्ट था, 1828 में, ठीक है। और वोलर ने क्या किया, ये वोलर था, ठीक है, ये 1828 में लैब में, पहले तो हम मानते थे कि ये कहाँ से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, पेड़ पौधे से मिलेगा, बट वोलर ने लैब में क्या किया था, लैब में एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करते 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 उसने एक अमोनियम साइनेट से, क्या था, अमोनियम साइनेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा, आपको पढ़ना है 11th क्लास में। अगर साइंस पढ़ना है जिसको, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, या नहीं पढ़ना है तो जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक।
अमोनियम साइनेट था, अमोनियम साइनेट से एक नया सामान बना दिया, उसका नाम क्या पड़ गया, यूरिया। क्या, यूरिया। यूरिया जो खेतों में डाला जाता है ना, वही यूरिया बना दिया, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है ना। अब इस तरह के कंपाउंड्स बना देने पे पता चला कि ये लैब में भी हम क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं। कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये कंसेप्ट पहले वाला ख़त्म हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बट अभी भी समझिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही माना जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या बना सकते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक। और जो नॉन लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। नॉन लिविंग जो होते हैं क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, ओके। और ये अभी कुछ कार्बन्स के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन्स के जैसे कार्बन के सारे, जहाँ जहाँ कार्बन दिखेगा आपको समझेंगे, क्या समझेंगे, आपकी ऑर्गेनिक होगा। बट कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड हो, जहाँ भी आपको कार्बन से कार्बन डायरेक्ट, एक और तरीका है, कार्बन से कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड दिखाई दे दे आपको, वहाँ पे आप 100% कहेंगे क्या है, ऑर्गेनिक। क्या है, ऑर्गेनिक। कार्बन से कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड दिखाई दे दे तो कार्बन हो, बट यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसा हो तो कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक होगा। बट कार्बन से कार्बन है तो ऑर्गेनिक होता है, ये दूसरा मैं ट्रिक आपको बता दिया पहचानने का। बट कुछ कंपाउंड्स कार्बन के भी हैं, कार्बन के लगभग सारे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक माना जाता था, बट कुछ है एक जो अभी भी नहीं माना जाता, जैसे कार्बन के ऑक्साइड। क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन का ऑक्साइड्स अभी भी ये ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आता, किसके, इनऑर्गेनिक के अंदर आता है, ठीक है। कुछ कार्बाइड्स, इसको कुछ क्या बोलते हैं, कार्बाइड्स, ठीक। कुछ कार्बोनेट्स होते हैं इसके, जैसे कैल्शियम, जैसे कार्बन के कार्बोनेट्स, इसके कुछ कार्बोनेट्स, ठीक। कुछ इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, हाइड्रोजन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब, इन सब चीज़ों का अगर आप चाहें तो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सब ऐसे हैं जो अभी भी इनऑर्गेनिक होते हैं, बट कार्बन इसमें आता है, बट फिर भी क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ना। तो ये भी हम देखेंगे आगे, धीरे धीरे चीज़ें जब पढ़ेंगे हम, ये एसिड बेस सॉल्ट वगैरह, वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 12th में जाएंगे आप, और 11th में, तो 11th में एक ही बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है और इनऑर्गेनिक भी, बट 12th क्लास में इसके अलग बुक आते हैं और इसके एक अलग बुक आते हैं, ठीक है। वैसे आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे आप 12th क्लास में, और इनऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे, और एक और होता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है, तो 3 तरह की केमिस्ट्रियाँ पढ़नी पड़ती हैं, मैं बॉक्स में नोट में बता देता हूँ आपको, ठीक। एक तो पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे, ठीक। ये तो आप जानते हैं क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ गए क्या होता है लिविंग थिंग्स। इनऑर्गेनिक क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक, जिसमें क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एक होता है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, नाप तोल, जोखा वोखा की, टेम्परेचर, प्रेशर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे, ओके। तो अभी तक आपसे मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आता होगा, और बिल्कुल समझ में आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड से होते कैसे हैं आखिर में, ये समझते हैं, जिसको हिंदी में संतृप्त बोला जाता है, इंग्लिश में असंतृप्त बोला जाता है। बट हम यहाँ देखते हैं कार्बन के कंपाउंड्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ कार्बन, ठीक है। ये रहा कार्बन, कार्बन की या तो ये सैचुरेटेड हो सकता है या तो फिर ये अनसैचुरेटेड हो सकता है, ठीक। तो चलिए यहीं से मैं शुरुआत कर देता हूँ। ये है कार्बन, तो कार्बन को मैं डिवाइड किया, चलिए यहाँ डिवाइड करके लाता हूँ। कुछ होंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, कुछ होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ओके। सैचुरेटेड में क्या, सबसे पहले इसमें सिंगल बॉन्ड्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ होते हैं सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, और एक और क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। दो चीज़ें हो सकती है, सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखा दीजिए, डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा दीजिए, और ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक। इस तरह की चीज़ जहाँ भी देखी जाए डबल या ट्रिपल, तो आप समझेंगे अनसैचुरेटेड है,
और सिंगल दी जाए तो बोलेंगे सैचुरेटेड है। तो इसका कुछ जनरल फार्मूला होता है, उस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जनरल फार्मूला क्या होता है? चलिए जनरल फार्मूला से पहले इसका नेमिंग देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एल्केन। सैचुरेटेड को क्या बोलते हैं? एल्केन, ठीक, इसको बोलते हैं हम एल्कीन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक तरह से जान हो जाएगा आपके लिए, है ना, समझना बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं एल्काइन, ठीक। देखिए कैसे याद हो जाएगा यहाँ से। ये एल्केन, यहाँ पे ए एन ई लगा होता है सफिक्स में, यहाँ ई एन ई लगा होता है, यहाँ पे वाई एन ई लगा होता है, देख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड में ई एन ई। देखिए सबसे पहले ए आता है ना, ए के बाद ए आता है, इसलिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ए तो सिंगल बॉन्ड। ए के बाद क्या आता है? ई, तो ई थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और ई से बड़ा होता है वाई, तो वाई में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा अल्फ़ाबेटिकली वाई के साथ आएगा, डबल बॉन्ड ई के साथ आएगा, और सिंगल बॉन्ड ए के साथ आएगा। तो इसको ए एन ई बोलते हैं, ई एन ई बोलते हैं और वाई एन ई बोलते हैं। इस सफिक्स का हम यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सफिक्स ए एन ई जहाँ भी आएगा समझेंगे क्या है? सैचुरेटेड है और सिंगल बॉन्ड होगा। क्या समझेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड होगा और सिंगल बॉन्ड होगा। जहाँ भी ई एन ई दिखेगा आप क्या समझेंगे? डबल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड होगा। ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तब क्या समझेंगे? अनसैचुरेटेड होगा और क्या होगा? वाई एन ई होगा, ठीक। ये चीज़ समझ चुके हैं, है ना। इस तो कंपाउंड्स बनाने से पहले कुछ नेमिंग और नंबरिंग होते हैं, जैसे हम रोमन नंबर पढ़ते हैं ना, उसी तरह से कुछ नंबर्स हमको पढ़ने होंगे। वो नंबर याद होगा तो आप कंपाउंड समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। नंबर मैं लिख देता हूँ, उसको याद कर लीजिए ज़रूर। ये याद करना मतलब एक दवा का डोज जैसे हम लेते हैं ना, उसी तरह से डोज है। तो एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, तीन को क्या बोलते हैं, चार को क्या बोलते हैं, पाँच में यहाँ तक ले देता हूँ, फिर यहाँ से 6 लिख देता हूँ, 7, 8, 9 और 10 तक आपको ज़रूर याद रखना है। आगे पढ़ना है कमेंट कीजिए और बताऊँगा मैं, ठीक है। तो 1 को बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं? मैथ। बस ये देखिए प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं, मैथ बोलना है तो मैथ बोलना है। दूसरे को ये टी एच इथ बोलते हैं। तीसरे को क्या बोलते हैं? प्रो। चौथे को क्या बोलते हैं? बट। और पाँचवें को क्या बोलते हैं? पेंट, पेंट। इसी तरह हेक्स, इसको बोलते हैं हेप्ट। 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट, इसको बोलते हैं नॉन, इसको बोलते हैं डेक, ठीक। अब इतना जल्दी तो याद होगा नहीं ना, तो कुछ ट्रिक पकड़िए। जैसे पॉज से क्या होता है? पॉज से 5, अब पॉज से पेंट, तो पेंट सुनते ही समझिए किस नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब 5 के नीचे, 5 के ऊपर जैसे हेक्स, तो हम 6 लिखते हैं ना, SIX, तो 6 में एक्स आता है और हेक्स में भी एक्स आ रहा है, समझिएगा हेक्स यहाँ से है। जैसे ऑक्ट, ऑक्ट में 2 जीरो मिला के बनाते हैं हम ऑक्ट, यहाँ भी 1 जीरो से शुरू होता है तो ऑक्ट यहाँ से आ सकते हैं। डेक का मतलब 10 होता है, यहाँ डेक मतलब 10 होता है। नॉन, N से नॉन होता है, 9 भी क्या होता है? तो ये कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिएगा ट्रिक से, तो ये सब थोड़ा 1-2 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मैथ 8 प्रूफ, बट उसके बाद पेंट समझिए 5 पे आएगा। हेक्स में एक्स आता है तो 6 में एक्स आता है, फिर हेप्ट 7 पे आता है, ऑक्ट ओ आता है, तो 8 यहाँ पे 0 जैसे दिख रहा है, नॉन 9 और डेक 10। याद हो जाएगा, 1-2 बार आप पढ़ेंगे और 1-2 बार लिखेंगे तो ठीक। ये जब याद हो जाएगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग आप समझ आने लगेगी, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें याद हो गई आपको तो ये सब जो देखा है, बना रखा है, ये बना रखा है, बना रहा है, एक चुटकी का खेल है। मैं कह रहा हूँ ना, एक चुटकी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में समझ में आ जाएगा और आप खुद बना लेंगे इसको, ठीक है। मैं पढ़ने जा रहा हूँ एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला बना करके इस वीडियो को मैं ओवर करूँगा और आप इसको पढ़िए, एक बार लिखिए, रिपीट कीजिए, बनाइए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे। ये जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? CnH2n+2। देखिए यहाँ से 2 हट जाएगा, अगले वाले में क्या आ जाएगा? CnH2n। देखिए 2 हट गया ना, +2 हट गया, 2 हटा, अब यहाँ से भी 2 हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे? इसमें से यहाँ लिखेंगे CnH2n-2। देखिए यहाँ से 2 कम कर दिया ना यहाँ पे। इसी तीन फार्मूला को मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए लिख करके समझा देता हूँ मैं। ये रहा एल्केन्स, क्या रहा ये? एल्केन्स, ठीक। और यहाँ मैं लिख देता हूँ एल्कीन, एल्कीन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एल्काइन, ओके। ये 3 चीज़ मैं लिख दिया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एल्केन का जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ CnH2n+2 में बोला ना। अगले वाले में क्या होगा? 2 कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? CnH2n, और अगले वाले में क्या लिखेंगे? CnH2n-2, ओके। ये कहानी हो चुका है। अब जनरल फार्मूला हम बनाए किस लिए? बनाए हैं कुछ बनाने के लिए, ठीक है ना।
अब एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एन इज इक्वल टू लिखेंगे आप नंबर ऑफ कार्बन या कुछ भी नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोलिए, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, एटम्स, चलिए नंबर ऑफ एटम्स। अब जैसे मैं लेता हूँ एन इज इक्वल टू 1, क्या लेता हूँ यहाँ पे मैं, एन इज इक्वल टू 1, तो अब क्या रखेंगे यहाँ पे C1, नंबर ऑफ एटम बोला क्योंकि हाइड्रोजन भी हो सकता है यहाँ पे, तो C1 मतलब C1 रख दिया मैं, तो H क्या लिखेंगे, H2 इंटू 1 2N हो गया, प्लस क्या लिखेंगे 2 + 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, C1 को हम C लिख सकते हैं, ये H को H लिख दीजिए, 2 1 जा 2 प्लस क्या होगा 2, अब क्या लिख सकते हैं इसको CH, 2 + 2 क्या होता है 4। ये देखिए मेरा कंपाउंड बन गया, कार्बन का कंपाउंड्स बन गया, देख रहे हैं ना ये कैसे कंपाउंड्स है, कार्बन का कंपाउंड्स है और एल्केन के फार्मूले पे बनाए हैं, इसलिए क्या है ये सैचुरेटेड, क्या है ये सैचुरेटेड, ठीक, क्योंकि एल्केन के फार्मूले पे बनाए हैं। अब इसका नाम जो आएगा वो क्या, उसके लास्ट में क्या लगेगा, सफिक्स में ANE लगेगा, इसको समझिए ध्यान से, क्या लगेगा ANE, मतलब फर्स्ट एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या पढ़े थे, जब भी कार्बन एक हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, मेथ, क्या लिखते हैं मेथ, एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, तो हम पहले लिखेंगे मेथ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखिए मेथ, ओके, और सफिक्स में क्या आएगा ANE, क्या आएगा ANE, तो क्या बन गया ये मीथेन, क्या बन गया मीथेन, मीथेन बनते ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड क्या बन गया मीथेन, फर्स्ट सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन क्या बना मीथेन, समझ गया ना। इसी तरह से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब बनेगा, ठीक, बट यहाँ तक आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा आपको। अब यहाँ पे रखते हैं, अब यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं मीथेन का। मान लीजिए मैं कार्बन यहाँ लिख देता हूँ, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने 4 है ना, तो एक इधर हाइड्रोजन डाल देंगे आप, एक हाइड्रोजन इधर डाल देंगे, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन कहाँ पे डाल सकते हैं हम, इसके नीचे डाल सकते हैं हाइड्रोजन को, एक यहाँ पे, ठीक, तो देख रहे हैं ना एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना इसका। और कार्बन के पास देख रहे हैं ना 4 बॉन्ड हमेशा होना चाहिए, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बन के पास हमेशा कितने बॉन्ड होने चाहिए 4, 1 2 3 4, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है 4, यहाँ ध्यान रखना है हमेशा कितने बॉन्ड होने चाहिए 4 बॉन्ड होने ही होने चाहिए, ओके, ठीक। अब हम ये देखने जा रहे हैं एल्कीन, ठीक, एल्कीन में हम एक जब रखेंगे यहाँ रख देते हैं C1H2 इंटू क्या रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा CH2, पर आप देखिए यहाँ कौन सा बॉन्ड आता है ANE में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी कि हम इसको क्या लिखेंगे CH2 मतलब क्या लिखेंगे C, एक ही कार्बन है ना, बल्कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, और 2 कार्बन है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 कार्बन चाहिए ना हमको, तो इसलिए N क्या लिखेंगे, N इक्वल टू मैं 2 लिखता हूँ, और यहाँ से शुरुआत करता हूँ, तो क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2, क्या हो जाएगा C2 और H2 2 जा 4, तो C2H4 ये वाला कंपाउंड बना अपना, क्या बना C2H4। इसका नेमिंग देखते हैं, नेमिंग क्या होगा, C2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अभी हम पढ़े थे C2 कार्बन के इथ क्या बोलते हैं, इथ, तो लिख देते हैं यहाँ पे इथ, यहाँ क्या लिखेंगे हम EATH इथ, और सफिक्स में क्या आएगा ENE, क्या आएगा ENE, तो यहाँ लगा देंगे हम ENE, क्या बन गया इथेन, क्या बन गया इथेन। तो इस कार्बन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का एल्कीन का पहला कंपाउंड्स क्या बना इथेन, और इथीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कार्बन 2 है तो यहाँ कार्बन 2 रख दीजिए, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है इथीन में, क्योंकि इथीन का फार्मूला ही तो हम यूज किए थे, एल्कीन का फार्मूला यूज किए थे, तो डबल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन कितने इसके पास में 4, तो एक हाइड्रोजन इधर दे देंगे, एक हाइड्रोजन इधर 2, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, देखिए 4 हाइड्रोजन दे दीजिए। अब देखना है कि कार्बन के आसपास क्या 4 बॉन्ड है, अगर 4 बॉन्ड है तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। देखिए एक बॉन्ड है यस, 2 बॉन्ड है यस, 3 बॉन्ड है और 4 बॉन्ड है, ये देखिए 4 बॉन्ड हो गया यस, इट इज़ राइट फिगर। इधर देखिए इस कार्बन पे 4 बॉन्ड है यस, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और ये दोनों भी काउंट करेंगे देखिए, तो यस इधर भी कितने 4 बॉन्ड्स, तो ये क्या हो गया एक करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो इथीन बना। उसी तरह एक इसका बना लेते हैं, आप घर पे बनाएंगे
सी, चलिए मैं यही बता देता हूँ आपको। C1 में रखता हूँ, C1H2 इंटू 1 - 2, तो क्या बन जाएगा ये CH2 - 2, तो क्या बन गया CH0, मतलब क्या बन गया C। तो C के साथ केवल कंपाउंड्स बनेगा नहीं, कुछ और भी तो चाहिए एटम्स। तो N = जब मैं 1 रखा तो सक्सेसफुल नहीं रहे, तो N क्या रखते हैं 2, तो N 2 रखते हैं, तो क्या बन जाएगा C2, देखिए C2 H2 इंटू 2 -2, तो क्या बन जाएगा ये C2H4 - 2, तो बन जाएगा C2H2। ये बना मेरा कंपाउंड C2H2 कंपाउंड्स बना, ठीक। अब इसका नाम देखते हैं। 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते थे हम, अभी तो यूज किए थे 2 कार्बन के लिए, क्या था 2 कार्बन के लिए, इथ, तो लिखेंगे यहाँ पे EATH, इथ। सफिक्स में क्या यूज़ करते हैं इस फार्मूला के लिए YNE, तो क्या लिखेंगे YNE। तो इथाइन क्या बना इथाइन, और इथाइन का अब स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन रख दीजिए। यहाँ देखिए 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रिपल बनाना चाहिए 2 कार्बन के बीच में। तो ये 2 कार्बन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हम डाल दिए। हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन इधर डाल दिया और एक हाइड्रोजन इधर डाल दिया। अब देखना है कि कार्बन के पास क्या, तीसरा स्टेप क्या है, कार्बन के पास देखना है 4 बॉन्ड हुआ, यस 1 बॉन्ड और 3 1 4 बॉन्ड हो गया ना, यस सही फिगर है। ये कार्बन देखिए इसके पास 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया ना, यस, तो क्या बोलेंगे ये भी सही फिगर है। इस तरह से दोनों फिगर क्या हो गए बिल्कुल सही के सही हो गया ना। अब हम समझ चुके हैं कि ये इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हुआ, इसी तरह हम ब्रांच स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, चेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें आपको करना क्या है कि एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्काइन का जनरल फार्मूला याद कर ही लेना है एकदम। और उसके बाद ये 10 जो मैं दिया था नाम आपको, 1 से लेकर 10 तक, ये नाम याद करके मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू for watching this. If you like it, so please comment whatever you want to comment, positive, negative, है ना। Okay, bye bye.